नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। जी हाँ, आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जो भारत के एक प्रसिद्ध राजनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 1998 में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। ये पहली बार हुआ कि कोई मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर पहली बार संसद पहुंचा। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के कैबिनेट मंत्री भी रहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुख्तार अब्बास नकवी साहब की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान न्यूज़ में। बहुत शुक्रिया। इस देश में जब ये सेकुलर स्टेट माना जाता है तो माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत क्या है? देखिए, पहली बात एक चीज़ हमें समझना होगा कि मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी से दूरी जो मक्कार हैं उनके मतदान की मजबूरी बनती जा रही है। और माइनॉरिटी जो जहाँ तक सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बीजेपी ने तो बनाई नहीं। 2006 में कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई, उस बेस पे उसने, बट मैं मानता हूँ कि जो ये सच्चर कमेटी भी जो है वो मुसलमानों के साथ एक छल था, धोखा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उनको जो है वो एक बार फिर से जो है वो गुमराह करने, उनको जो है लॉलीपॉप देने और किस तरह से मुसलमानों को चिंगम की तरह चबाओ और चलता बनाओ, ये एक कोशिश रही। उस कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो अब आपको क्या लगता है कि ये खत्म कर दिया जाएगा? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की बात कर रही हैं आप ना? जी, मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, मिनिस्ट्री और कमीशन की। नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अभी तो ख़त्म नहीं हो रही है, अभी तो है। और मैं तो 8 साल मिनिस्टर रहा जी। और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का अपना, लेकिन मेरा ये मानना है कि माइनॉरिटीज़ जो है स्पेशली मुस्लिम्स, वो जो है वो जो हिंदुस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान की समावेशी विकास जिसे कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसके इक्वल पार्टनर होने चाहिए। अब आप उनको खाने में बांट देंगे तो लगता है कि आप उनको अलग कर रहे हैं। और हम लोगों ने कोशिश यही की कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन में जैसे मोदी जी के टाइम में मोर देन 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी, में 50% गर्ल्स को मिली। और भी एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को जो है वो तरजीह दी गई। सर, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जब बात करते हैं तो जैसे आपने कहा कि अभी नहीं, अभी चल रही है। फंडामेंटल राइट्स तो सबको वही है, सारी जितनी पॉलिसीज है वो भी, सड़क जो हमारे लिए है वो उनके लिए भी है, तो फिर इसको जितनी क्यों नहीं खत्म किया जा रहा? मेरा सवाल ये है। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैंने इसीलिए कहा ना कि बीजेपी तो जो है एक विरासत को ढो रही है। और अगर वो हालांकि मोदी जी ने तो हर टाइम उसके प्रोटेक्ट किया और उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। तो हमारा आज भी मानना है कि आज जो है वो ज़रूरत की, जहाँ तक सवाल है, ज़रूरत है या नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है और वो तो बात की चीज़ है। लेकिन मेरा मानना है कि जो और डेवलपमेंट से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, सवाल हैं, उन डेवलपमेंट से जुड़े हुए सवालों में समाज के सभी वर्गों के साथ मुसलमानों की भी हिस्सेदारी, भागीदारी होनी चाहिए। उन्हें अलग अगर करेंगे तो आप उनके विकास में कहीं ना कहीं जो है उनको आप अलग थलग करने की कोशिश। एग्जैक्टली, तभी मतलब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आप डायरेक्टली कहना था, इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं इनडायरेक्टली कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने क्यों करा ये कांग्रेस पार्टी बताएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये भी जो सच्चर कमेटी का एक छल था, उसी तरह के एक छल की छलावा है, और क्या है। चलिए, खैर, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपके मैनिफेस्टो में भी था, लेकिन अभी तक वो एक्ट नहीं बना। देखिए, एक बात पहले आप समझ लीजिए, बीजेपी एक बहुत ही ऑनेस्ट पार्टी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिक्कत क्या हुई है, मुसलमान जो है वो किसी को जिताने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि ये जो बीजेपी मुसलमानों के कम्युनल एक्सप्लाइटर्स हैं, पॉलिटिकल एक्सप्लाइटर्स, वो जो है इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और इनको लगता है कि ये जो मुसलमान हैं वो तो हमारे वोटों के जो है वो बपौती है, उनका वोट जो है
और उनका जो है वो एक तरह से ठौर और ठिकाना बन गया है। इसलिए हमारा मानना है कि आपकी बीजेपी से बहुत सी चीज़ों से आपके विचार नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो है वो आप बीजेपी की अदावत में आप जो है वो गड्ढे में मत कूद पड़िए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कॉमन सिविल कोड, अब ये कॉमन सिविल कोड जो है वो किसी भी मज़हब के, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। कॉमन सिविल कोड हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, ख़ुद जवाहरलाल नेहरू जी ने, या और जो तमाम महापुरुष थे जिन्होंने संविधान लिखा, उसमें उसी वक्त कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़े। तो इसलिए कॉमन सिविल कोड किसी मजहब के अधिकारों को पर जो है वो कुठाराघात नहीं है। बिल्कुल। तो वो लागू कब होगा आपके जो मैनिफेस्टो में? मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड जो है वो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, मानवता के लिए भी बेहतर होगा, और ख़ुद मजहबों के लिए भी बेहतर होगा। बिल्कुल सर। आप कब आ रहा है, ये हमें अभी तक जवाब नहीं मिला इसका। आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। देखिए क्या है कि अब 370 खत्म हुआ जी, राम मंदिर का बहुत पुराना इशू था, वो भी उसका समाधान हुआ। तो इस तरह के ये इशू है, इनका भी समाधान होगा। वेट एंड वॉच। जी सर। सर अगला सवाल जो है पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पर है, क्योंकि ये जो एक पॉपुलेशन का मुद्दा है ये सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। तो ये एक्ट कब तक यहाँ पर आएगा, इसके बारे में देखिए एक बात बताएं आपको, ये जो बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट, न मुल्क के लिए, न मानवता के लिए, और न किसी मजहब के लिए ये बेहतर होगा। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए, और जनसंख्या विस्फोट जो है वो देश, किसी भी देश के हित में नहीं होगा। हम बड़े खुश हो जाएंगे कि हमारी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, इसमें खुश क्यों? लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जितनी जनसंख्या होगी आप उतनी ही गरीबी, उतनी ही बेरोज़गारी, उतनी ही समस्याएं आपको जो है वो आपका पीछा करेंगी। और इसलिए जो है वो मेरा मानना है कि पाकिस्तान तो इतना छोटा देश है, आतंक का अखाड़ा बन गया था, वहाँ आटे की आफत हो गई। तो हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर आप इसी तरह से अनकंट्रोल पॉपुलेशन रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि देश के हित में होगा वो। तो ये एक्ट कब आएगा, ये बिल तो एक्ट कब आएगा? इस दिशा में कानून बनना चाहिए। कानून से पहले जागरूकता और की ज़रूरत है। लोगों को इस मामले में जो है वो विश्वास में लेने की ज़रूरत है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। हाँ, जल्दी होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को तैयार करने की बात, क्योंकि आपको याद होगा कि 75 में परिवार नियोजन के नाम पे जो कुछ भी श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी जी ने किया था, उसका बहुत बड़ा बूमरैंग हुआ था, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उनको। आज आप अलीगढ़ में आए हैं, तो अलीगढ़ की ही बात करूंगी मैं यहाँ पर। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, मजहब या जाति के नाम पर क्यों उनका नेशनल कैरेक्टर क्यों नहीं होना चाहिए? इससे क्या अगलाव नहीं होता? देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और सर सैयद अहमद खान साहब ने जिस सोच के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस शिक्षा के सोच और संकल्प के साथ उस दौर में इसकी स्थापना की थी, उस वक्त जो है वो तमाम मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका मुखालफत की थी और कहा था कि साहब ये क्या ज़रूरत है, ये तो अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले लोग यहाँ पढ़ाई जाएगी। लेकिन वो स्थापित हुई और धीरे धीरे एक शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, बनारस मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये सारे आप उस दौरान में बने। लेकिन कई बार सवाल जो आपने कहा वो सवाल उठता है कि अब आज के दौर में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन
मैं एक स्कूल था उसमें पढ़ता था, और वो जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज था वो। तो वो है, लेकिन आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि आज समावेशी समाज है। एक हमारी सोच जो है वो बहुत सकारात्मक हो चुकी है। हम कहते हैं अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी में यूनिटी, हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो थोड़ा इससे ऊपर उठने की जरूरत है। सर सैयद अहमद खान ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था, हिंदुओं का साथ या देश का साथ देने में वो थोड़े से पीछे है, ऐसा हमारे टू आवर नॉलेज। नहीं, ऐसा नहीं था नहीं। देखिए, सर सैयद अहमद खान के दौर में वो उनका जो सबसे बड़ी क्रांति थी वो शिक्षा की क्रांति थी, और शिक्षा की क्रांति को लेकर के उन्होंने जो कदम उठाया वो किसी भी बड़े उस वक्त दौर में किसी भी क्रांति से कम नहीं था। और मुझे याद आता है कि जिस वक्त अंग्रेज़ों की मेन स्ट्रीम एजुकेशन के खिलाफ थे, उन्होंने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की अंग्रेज़ों ने, और एक मदरसे की स्थापना उन्होंने हैदराबाद में की, दक्कन में। एक मदरसे की स्थापना की मुंबई में, उस वक्त मुंबई और ये स्टेट कहलाता था, यानी मुंबई और गुजरात सब मिला के एक स्टेट था, और एक कलकत्ता में की। उसका नाम मुस्लिम मदरसा या कुछ रखा। ये मुस्लिम मदरसा आज जो है वो बदल करके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी बन गया, ख़त्म हुआ वहाँ से। उसी तरह से कई और जगह पे वो सब चेंज हो गए। तो अंग्रेज जो है वो मदरसों में जो है वो कैद करके रखना चाहते थे। उनका तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ही थी। तो अंग्रेज मदरसों में कैद करके रखना चाहते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ जोड़ा। तो एक तरह से अंग्रेजों से बगावत थी उनकी। जी, यहाँ पर जब हमने सर्वे किया तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि उनको योगी जी और मोदी जी पर पूरा विश्वास है, लेकिन जो यहाँ के लोकल बॉडी, यहाँ पर जो लोकल शहर के जनप्रतिनिधि है या कोई भी नेता है, उन पर हमें विश्वास नहीं है कि कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए, मोदी जी और योगी जी ने जब विकास में कोई कमी नहीं की, तो उनको वोट में कमी उनके साथ क्यों हो? एक चीज़ तो इसलिए वोट में कंजूसी नहीं होनी चाहिए जिसका विकास में कमी नहीं की गई, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि लोकल लेवल पे कई ऐसे सवाल होते हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जितना संस्कारित है, जितना संकल्पबद्ध है, जितना मजबूती के साथ देश के लिए, समाज के लिए काम करता है, अन्य पार्टियों में ये संस्कार अभी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सब तमाम तरह चीज़ों के बावजूद भी बीजेपी इज़ द बेस्ट। 40% जो वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में, आपको नहीं लगता कि जनता जो है इन इलेक्शंस को लेकर थोड़ा सा निराश है? देखिए, हमारा देश तो एक चुनाव का देश हो गया है, और हमारे देश में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन। और हमारे देश में दिक्कत क्या है? लोकल बॉडी के इलेक्शन, फिर पंचायत के इलेक्शन, फिर असेंबली के इलेक्शन, फिर बाई इलेक्शन, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन, फिर उसके अलावा कोऑपरेटिव दुनिया भर के इलेक्शन होते रहते हैं। तो आदमी ऊब जाता है, कितना वोट करे भाई? और उसका नतीजा पीएम ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन तमाम अपोजिशन पार्टी उस पर एग्री नहीं की। कभी न कभी हमें सोचना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन कम से कम लोकसभा और विधानसभा तो एक साथ हो सकते हैं, और ये आज नहीं तो कल इस दिशा में देश को आगे बढ़ाना होगा। जी सर, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उत्थान न्यूज़ को अपना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। देखते रहिए उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ।